कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कैन बी रेफर फ्रॉम द नेम ऑल्सो, नाम से भी समझ में आ रहा है, खुद भी आइडिया लगा सकते हैं। कहने का मतलब है आपकी प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस में क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जो भी पैसा आप खर्च करते हो उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। यानी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए या स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को मैच करने के लिए हमने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसको हमने टेक्निकली नाम दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। अभी क्या करके डिटेल में उठाते हैं, तो बेसिक मतलब तो नाम से ही आ गया, दैट व्हाट द मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब इसको टेक्निकली एनालाइज करते हैं। नाउ वी विल एनालाइज दिस टेक्निकली। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, अब क्या है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? इट्स अ कांसेप्ट दैट रेफर्स टू द टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू इंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मीट द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ये डिस्कस किया। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वो कांसेप्ट है जो हमें ये बताता है टोटल कितनी कॉस्ट लगी क्या इंश्योर करने में, टोटल कितनी कॉस्ट लगी क्या इंश्योर करने में, ये इंश्योर करने में कि आपका प्रोडक्ट और सर्विस मीट करता है किसको, क्वालिटी स्टैंडर्ड को और कस्टमर एक्सपेक्टेशन को। टोटल जितना भी पैसा खर्च किया आपने इसके अंदर, क्लियर। नेक्स्ट, इट इनकम्पासेस द कॉस्ट एसोसिएटेड विद अचीविंग एंड मेंटेनिंग द क्वालिटी। इसमें दोनों कॉस्ट है, एक जो आपने कॉस्ट लगाई उस क्वालिटी को अचीव करने के लिए, और जो आपने कॉस्ट लगाई उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो पहले तो आपको एक पर्टिकुलर लेवल की क्वालिटी अटेन करनी है, उसमें पैसा लगा। अटेन करने के बाद उसको मेंटेन करना है, उसमें पैसा लगा, दोनों इंक्लूडेड है इसके अंदर। तो वो टोटल कॉस्ट जो हमने क्वालिटी को अचीव और मेंटेन करने में यूज करी उसको हम बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। क्लियर चीज, प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन मीट कराने में। नेक्स्ट, अब जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है बहुत ही क्रिटिकल टूल है इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज एंड इंप्रूव देयर क्वालिटी कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी डायरेक्ट इंडिकेटर है जो क्या बताता है मुझे, जो ये बताता है कि भैया मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, which will indicate what is the quality of my product। कैसे भी देखेंगे आगे, that we'll see। So it's a very critical tool in the organization to manage and improve their quality control because it helps to quantify the financial impact of the quality effort। कितना पैसा आप खर्च कर रहे हो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो यहाँ से निकल के आता है। तो how much of the cost we are incurring to maintain and to achieve the quality can be directly analyzed from this। Hence it is a very critical tool। इसलिए बहुत ही critical tool है ये हमारा, क्लियर है। तो अभी तक तो बस वो सेम चीज है, उसी को डिटेल में एनालाइज कर लिया। अभी जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है इसको आगे हमने और कैटेगराइज कर रखा है, फर्दर कैटेगराइज। तो अभी बस डिफाइन किया कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को, अब आगे इसको कैटेगराइज करेंगे। तो 4 कैटेगरी में डिवाइड है, ब्रॉडली 2 कैटेगरी में है, 2 कैटेगरी आगे और आगे डिवाइड हो जाती है। तो ब्रॉड कैटेगरी की डिवीजन क्या है, ब्रॉड कैटेगरी की डिवीजन है कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस एंड कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब पीछे ही बताया हुआ पहले भी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मेंस, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मेंस। कन्फॉर्मेंस का मतलब एग्री करना, कंफर्म करना। देखो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी 2 में डिवाइडेड है, यहीं से ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, आगे फिर डिटेल में देखते रहेंगे, पर बेसिक जो सेंस है पूरे चैप्टर का यहीं से निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का मतलब ये है कि वो कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो, वो कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो कि आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है, आपका प्रोडक्ट किसको मीट करे, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट करे। ये वो कॉस्ट है जो आप तब इनकर करते हो इस चीज का ध्यान रखने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं आए। क्लियर चीज। तो इसमें अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूं समझ में आता है, पर कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस है, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस मतलब आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करा, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका प्रोडक्ट बन गया, अब मेरा प्रोडक्ट बन गया है, बनने के बाद डिफेक्ट आया, डिफेक्ट को बैठ के ठीक करो। ये है कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा, तो ऐसे तो भेजोगे नहीं आप, फिर उसे बैठ के ठीक करोगे। वो ठीक करने की जो कॉस्ट है उसे हमने क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस बोला। अब कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस में 2 तरह की कॉस्ट है, एक है प्रिवेंशन कॉस्ट, दूसरा है अप्रेजल कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस में 2 कॉस्ट है, इंटरनल फेलियर एंड एक्सटर्नल फेलियर। अब इन चारों को डिटेल में एक एक करके उठाएंगे, पर अभी के लिए बेस बना के दे दिया। टोटल पैसा जो एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन खर्च कर रही है अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट कराने में और उसको मेंटेन करने के अंदर, इसको हम टेक्निकली कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। आगे इसकी बाइफरकेशन बता दी है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, सारी। तो ये तो बस उसको पीछे वाले जो फ्लो चार्ट बताया था उसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी हैज 2 कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का मतलब है प्रिवेंशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। ये क्या है, गुड अमाउंट स्पेंट, मतलब अगर आप ये पैसा खर्च कर रहे हो हम मानते हैं अच्छा पैसा लगा हमारा, मतलब अच्छी बात है ये पैसा खर्च हुआ हमारा, क्योंकि अब क्या है, ये पैसा खर्च करने के बाद आपकी क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी। दूसरा है हमारा कॉस्ट ऑफ फेलियर, यानी कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस लिखा देखो, फेलियर कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस को कॉस्ट ऑफ फेलियर भी बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फेलियर ये अननेसेसरी अमाउंट स्पेंट है, क्यों, क्योंकि अब तो डिफेक्ट आ ही गया, अब डिफेक्ट को ठीक करना है बैठ के। पहली बात तो डिफेक्ट आने नहीं चाहिए था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये अननेसेसरी अमाउंट, यानी जो पैसा खर्च हुआ है ये वेस्ट है हमारा। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किससे मिलकर बनी है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस या कॉस्ट ऑफ फेलियर से मिलकर बनी। कॉस्ट ऑफ फेलियर को क्या बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस भी बोल देते हैं। इसका मतलब ये चारों कंपोनेंट उठाने पड़ेंगे मेरे को, आई हैव टू रेफर ऑल दीस 4 कंपोनेंट्स, एक एक करके उठाते चारों कंपोनेंट। पहला है हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट, नाम से समझ में आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है। प्रिवेंशन कॉस्ट, मैं डिफेक्ट आने नहीं दूंगा, पहले बचा दूंगा, मैं डिफेक्ट आने नहीं दूंगा, पहले बचा दूंगा कि डिफेक्ट पहली पोजीशन पे आने नहीं चाहिए। तो मैं इस कॉस्ट को कहां इंकर कर रहा हूं, प्रोडक्शन से भी पहले। इस कॉस्ट को कहां इंकर कर रहा हूं, प्रोडक्शन से भी पहले, किसके अंदर, प्रोसेस डेवलप करने के अंदर। मैं अपने प्रोसेस को इस तरीके से डेवलप कर रहा हूं कि भैया डिफेक्ट आए नहीं।
प्रोसेस को डेवलप कर रहा हूं, आप अपने एम्प्लॉइज को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हो कि आगे ये डिफेक्ट इंड्यूस ही नहीं कर रहा है। तो ये जो कॉस्ट होती है लॉन्ग टर्म में आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखती है। इसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट, जो उसके नाम से निकाल लिया है, बाकी हम डिटेल में देख लेते हैं। तो बोल सकते हैं दीज आर द कॉस्ट इनकर्ड टू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग इन द फर्स्ट प्लेस। ये वो कॉस्ट है जो डिफेक्ट को आने ही नहीं देती है, शुरू में रोक देती है। प्रिवेंशन कॉस्ट आर प्रोएक्टिव। क्या था प्रोएक्टिव प्रोसेस? क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल। अगर पीछे जो आप बात कर रहे थे कि क्वालिटी एश्योरेंस वाली जो कॉस्ट होगी वो यही होगी, तो ये क्या प्रिवेंशन कॉस्ट है? प्रोएक्टिव है। एंड फोकस ऑन रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ क्वालिटी इश्यूज। ये फोकस करती है कि हमारे क्वालिटी इश्यूज आए नहीं। किसके ऊपर फोकस करके? प्रोसेस के इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करके, सिस्टम के ऊपर फोकस करके और एम्प्लॉय ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करके। क्लियर? तो इन्वेस्टिंग इन प्रिवेंशन इज जनरली सीन एज अ लॉन्ग टर्म। अगर आप प्रोसेस एम्प्लॉय ट्रेनिंग में पैसा खर्च कर रहे हो, ये क्या है? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है क्वालिटी कंट्रोल की। कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकलेगा नहीं, फॉर मेंटेनिंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो वो कॉस्ट जो आपने इनकर करी ताकि हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आए नहीं, इसको हम बोलेंगे प्रिवेंशन कॉस्ट। अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेनेशन दी, इसके एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल कौन कौन से प्रिवेंशन कॉस्ट के 10 एग्जांपल मिल जाएंगे। तो आपने बोला प्रोसेस और ट्रेनिंग में आ जाएगा, प्रोसेस और ट्रेनिंग में यहाँ पे जो पैसा खर्च किया, देखो क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एम्प्लॉइज, तो जो पैसा आपने खर्च किया एम्प्लॉय को ट्रेन करने में। इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेस इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी प्रोसेस को इंप्रूव करने के अंदर, जैसे अभी आगे करेंगे, ये सब आपके अगले चैप्टर में, सिक्स सिग्मा, लीन मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें जितना भी पैसा खर्च किया आपने शुरू में, ये किसका है? प्रिवेंशन कॉस्ट का पार्ट है। सप्लायर क्वालिटी ऑडिट्स एंड इवैल्यूएशन, जिस सप्लायर से आप मटेरियल खरीदे उसकी क्वालिटी ऑडिट करी आपने जाके, आपका पैसा खर्च होगा इसके अंदर, तो किसका पार्ट है? प्रिवेंशन कॉस्ट। मैं शुरू में ध्यान रख रहा हूँ कि मेरे पास जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो क्वालिटी का आ रहा है। देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, आप पहले क्या कर रहे हो? इक्विपमेंट को मेंटेन करके रख रहे हो। कोइंसिडेंटली ये मेंटेनेंस वाला टॉपिक आज आपका चालू हो जाएगा, आज यूट्यूब पे होगा, टाइप ऑफ मेंटेनेंस। मशीन खत्म हो गई है, अब मेंटेनेंस आएगा, देखना प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आप पहले मेंटेन करा रहे हो ताकि मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी का निकले। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी प्लान्स एंड स्टैंडर्ड्स, आप पहले से ही स्टैंडर्ड डेवलप करके रख रहे हो, तो जो पैसा खर्च किया आपने उसके अंदर। प्रोडक्ट डिजाइन, रिव्यूज एंड टेस्टिंग, तो ये सब पार्ट है किसका? ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट? ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रिवेंशन कॉस्ट। ये सारे के सारे प्रिवेंशन के पार्ट है हमारे। चलो, सो व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिवेंटिव कॉस्ट? पूरी कहानी जो समझी, इससे ये कंक्लूजन निकला कि भैया अचीव क्या कर रहे हैं इससे हम। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंशन कॉस्ट इज टू एलिमिनेट द कॉज ऑफ द डिफेक्ट बिफोर दे अकर। डिफेक्ट का जो कॉज है उसको एलिमिनेट कर दूं मैं। भैया एम्प्लॉय की गलती से डिफेक्ट आ सकता है, प्रोसेस प्रॉपर नहीं है उससे डिफेक्ट आ सकता है, पीछे जो रॉ मटेरियल गलत आ रहा है उससे डिफेक्ट आ सकता है, हमने उनको एलिमिनेट कर दिया। तो उसका की ऑब्जेक्टिव क्या है? जो डिफेक्ट का रूट कॉज है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन कॉस्ट। तो बाय फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन, ऑर्गेनाइजेशन कैन रिड्यूस द फ्यूचर कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट्स। जो भी आपकी फ्यूचर की कॉस्ट है वो आप प्रिवेंट कर लोगे। इसलिए हम शुरुआत में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं इसके अंदर, तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत ज्यादा होता है। शुरू में पैसा लगा दिया और अगर ये इंश्योर नहीं किया बाद में खूब पैसा लगने वाला है हमारा। तो ये इसकी की ऑब्जेक्टिव निकल के आ गया, दिस इज द की ऑब्जेक्टिव। क्लियर है पहली? बिफोर दे अकर, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है हमारा अप्रेजल कॉस्ट। ये भी क्या है? कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस का ही पार्ट है। अब ये क्या है? अप्रेजल कॉस्ट आर इनकर्ड फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये वो कॉस्ट है जो इनकर हुई फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब आप क्या कर रहे हो? क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की उसको मेजर कर रहे हो और मॉनिटर कर रहे हो, उसमें जो आपका पैसा खर्च हुआ उसको हम बोलते हैं अप्रेजल कॉस्ट। These costs are associated with the activities required to assess whether a product meets the quality standard or not. ये कॉस्ट एसोसिएटेड है उन एक्टिविटीज से जो रिक्वायर्ड होती है ये पता करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो वो आपने प्रोडक्शन से पहले करी, ये आप प्रोडक्शन के दौरान कर रहे हो। तो अप्रेजल इज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन। तो अप्रेजल क्या है? एक फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, वेरिफिकेशन कर रहे हो, किस लिए? टू फाइंड द डिफेक्ट बिफोर द प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो ये जो अप्रेजल है एक तरह की इंस्पेक्शन है या टेस्टिंग है या वेरिफिकेशन है, ये पता करने के लिए कि कोई डिफेक्ट है या नहीं है हमारे प्रोडक्ट में। कब कर रहे हो आप? जब प्रोडक्ट हमारे कस्टमर को सप्लाई नहीं हुआ उससे पहले ही आपने ये कहानी कर ली है। बिफोर दैट ओनली दिस हैज हैपेंड। व्हिच स्टेज? वो स्टेज भी आपको बता दिया। अप्रेजल कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें आ रही है, कहां पैसा खर्च हो रहा है इसके अंदर? देखो एग्जांपल्स ऑफ अप्रेजल कॉस्ट। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल, आप मटेरियल को इंस्पेक्ट कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो, कंपोनेंट एंड फाइनल प्रोडक्ट। दूसरा, क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट एंड रिव्यू, आपने क्वालिटी कंट्रोल का ऑडिट किया और रिव्यू किया, आ गया क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट एंड रिव्यू। बिल्कुल सही बात है। मेंटेनेंस एंड कैलिब्रेशन ऑफ टेस्टिंग इक्विपमेंट, आप कैलिब्रेट कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, किसको? टेस्टिंग इक्विपमेंट को, जो आपके टेस्टिंग का इक्विपमेंट है उसमें आपने मेंटेनेंस और कैलिब्रेशन करी है। दूसरा, सैंपलिंग एंड स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, आगे पीछे कर लिया हमने, एसक्यूसी पीछे करके आए हम, ये पीछे सैंपलिंग भी करिए उसके अंदर। देन इनकमिंग एंड आउटगोइंग प्रोडक्ट इंस्पेक्शन, आपका जो प्रोडक्ट आया गया उसकी आप इंस्पेक्शन कर रहे हो। देन इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो कहने का मतलब है जो अप्रेजल है एक तरह की क्या है? इंस्पेक्शन है हमारी, एक तरह की इंस्पेक्शन है या टेस्टिंग है जिसमें हम ये पता करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आया या नहीं आया, वेदर एनी डिफेक्ट इज इंड्यूस्ड इन द प्रोडक्ट और नॉट। तो इसको हम अप्रेजल कॉस्ट बोल देते हैं। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज अप्रेजल कॉस्ट। की ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सेम वही की ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट द डिफेक्ट्स अर्ली इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में ही हमारे को डिफेक्ट मिल जाना चाहिए। जो हमारा प्रिवेंशन कॉस्ट था प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले, यहाँ पर आपको डिफेक्ट आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर? प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। व्हाइल दीस कॉस्ट हेल्प टू इंश्योर दैट ओनली द क्वालिटी प्रोडक्ट रीच द कस्टमर, दे डू नॉट डायरेक्टली प्रिवेंट द डिफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग।
तो ये जो कॉस्ट है ये क्या इंश्योर करती है कि क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक पहुंचे, पर ये डायरेक्टली डिफेक्ट्स को प्रिवेंट नहीं करती है। कहने का मतलब है ये जो कॉस्ट है आपको डिफेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प नहीं करेगी। फर्क है दोनों बातें। कौन सी कॉस्ट डिफेक्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प कर रही थी? फिर से सवाल आएगा और फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सर ये कैसे हो गया? तो उसके क्लियर कर रहा हूं अभी यहीं पे। ये कॉस्ट आपको डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने में लगती है, डिफेक्ट को बचाने में नहीं लगती है। डिफेक्ट को बचाने में कौन सी कॉस्ट लगी? पीछे वाली प्रिवेंटिव कॉस्ट। ये कॉस्ट क्या करेगी? बस डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करके दे देगी। अब आइडेंटिफाई कर लिया, अब आगे देखते हैं क्या कार्रवाई करनी है। पर जो भी पैसा आपने खर्च किया डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? इट विल बी टर्म्ड एज अवर अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है ना? तो ये दोनों को जोड़ के हमने क्या बोल दिया था? कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस। चलो बढ़िया। अब हमारी कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। पहली कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस, इंटरनल फेलियर कॉस्ट। अब क्या है इंटरनल फेलियर कॉस्ट? इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इनकर्ड व्हेन द डिफेक्ट्स आर फाउंड बिफोर द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर। अब आपको डिफेक्ट मिल गया है, अब आपको डिफेक्ट मिल गया है, प्रोडक्ट अभी तक पहुंचा नहीं है कस्टमर तक। अब इस प्रोडक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जो भी कॉस्ट आप इनकर करते हो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। या तो वेस्टेज होगी, या तो फेंक दोगे भैया प्रोडक्ट को, या फिर क्या करोगे? उसको रेक्टिफाई करोगे। तो जो भी पैसा इसमें खर्च हुआ उसको मैं क्या बोलूंगा? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। क्यों बोला फेलियर यहाँ पे? भैया डिफेक्ट आ चुका है। अब डिफेक्ट आ चुका है तो आप क्या कर रहे हो? वो कॉस्ट जो इनकर कर रहे हो, वो कॉस्ट जो इनकर कर रहे हो बिफोर दी प्रोडक्ट इज रीचिंग टू द कस्टमर इज टेक्निकली टर्म्ड एज internal failure cost. These costs arise from the defects that are identified and corrected. So identified and corrected during the manufacturing process or production process. ये cost आप arise हुई किस वजह से? From the defects that are identified and corrected during the manufacturing process. Defect को identify करने में जो cost लगी थी उसको हमने क्या बोला था? Identify करने की जो cost लगी थी वो हमारी appraisal cost थी। प्रोडक्शन के टाइम पे जब आप डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे थे टेस्ट करके, वो अप्रेजल कॉस्ट थी। अब डिफेक्ट पता चल गया। अब जब डिफेक्ट पता चल गया आपको, अब इसके बाद क्या कर रहे हो? When the defect is known to us, you will rectify। रेक्टिफाई करने का क्या है भैया दोस्त? जो डिफेक्ट अगर रिपेयर हो सकता होगा कर लोगे, नहीं तो प्रोडक्ट को आप फेंक दोगे, तो जो वेस्टेज हुई वो हमारी आ जाएगी इंटरनल फेलियर कॉस्ट में। So when the defect is caused internally, there are still significant costs associated with the rework। आ गया? या तो रिवर्क करोगे या स्क्रैप में डाल दोगे या डिले हो जाएगा आपका काम, कोई ना कोई एक चीज तो आएगी। तो आपने ये जो डिफेक्ट है कैसे आइडेंटिफाई किया? इंटरनली आइडेंटिफाई कर लिया। इंटरनल का मतलब क्या है यहाँ पे, या सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे? अभी प्रोडक्ट किसके पास नहीं पहुंचा है? कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है, इसलिए इसका नाम क्या है? इंटरनल फेलियर कॉस्ट। तो अभी जो मेरा प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है, डिफेक्ट आइडेंटिफाई हो चुकी है। डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कॉस्ट अप्रेजल कॉस्ट। अब जो भी मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, उसको रिपेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर रीवर्क कर रहा हूँ, उसको मैं फेंक रहा हूँ, इसमें जो भी कॉस्ट लगी उसको मैं क्या बोल दूंगा? इंटरनल फेलियर कॉस्ट बोल दूंगा। रिकंस्ट्रक्शन, रीवर्क, बिल्कुल सही बात है। सो स्टिल इट इज नॉट बीइंग सप्लाइड टू दी। ये आप अपनी सिविल इंजीनियरिंग में लगा दो। जैसे एग्जांपल लेते हैं भैया, कॉलम की कास्टिंग हो रही है, तो कॉलम की कास्टिंग हो रही है, तो अभी बैठे बैठे देखो एग्जांपल बन गया। कॉलम की कास्टिंग हो रही है। कॉलम की कास्टिंग करने के लिए जो भी कंक्रीट आपने यूज किया, उस कंक्रीट की आपने टेस्टिंग करी, उस कंक्रीट को जहां से मंगाया उस कंपनी की आपने क्वालिटी ऑडिट करी। ये दोनों कॉस्ट किसका पार्ट है? जब आप कंक्रीट मंगा रहे हो, व्हेन यू आर कॉलिंग फॉर द कंक्रीट, ये जो आपने कंक्रीट कॉल किया उस कंपनी की आपने क्वालिटी ऑडिट करी, ये हमारी क्या है? ये है मेरी प्रिवेंटिव कॉस्ट। मैं क्वालिटी ऑडिट कर रहा हूं रॉ मटेरियल की, प्रिवेंटिव कॉस्ट। क्लियर है चीज? तो दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट? प्रिवेंटिव कॉस्ट की होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं? उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। होने से पहले मैं उसको क्या कर रहा हूं? एलिमिनेट कर रहा हूं। आपने क्यूब टेस्ट किया, ये क्या है? मेरी प्रिवेंटिव कॉस्ट है। आपने लेबर है उसको बताया, आपने लेबर को बताया, पहले एक दिन पहले बुलाया कि भैया कंक्रीट कैसे डालना है, कॉम्पैक्शन कैसे करनी है, ये जो पैसा खर्च हो रहा है क्या है? मेरी प्रिवेंटिव कॉस्ट। आप ट्रेनिंग दे रहे हो लेबर को कि कंक्रीट कैसे डाली जाती है। ठीक है चीज? अब मेरी कंक्रीटिंग चल रही है, कंक्रीटिंग चल रही है, वहां पे आपने अपने क्वालिटी इंजीनियर को खड़ा कर रखा है। उसकी जो सैलरी जा रही है वो किसका पार्ट है? इस एक्टिविटी के लिए वो आइडेंटिफाई कर रहा है कोई डिफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ये मेरी अप्रेजल कॉस्ट है। वो डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करेगा वहां बैठ के। ठीक है? बीच में चाय पीने गया, पीछे आपने कॉम्पैक्शन करी नहीं, कास्टिंग हो गई। बीच में चाय पीने गया, कॉम्पैक्शन प्रॉपर्ली करी नहीं, कास्टिंग पूरी हो गई। ठीक है? कास्टिंग पूरी हो गई, हनी कॉम्ब आ गई। अब हनी कॉम्बिंग आ गई, अब आपने अपना जो स्ट्रक्चर है वो हैंड ओवर तो कर नहीं दिया कस्टमर को, अब आप हनी कॉम्बिंग को रिपेयर कर रहे हो। अब आप हनी कॉम्बिंग को रिपेयर कर रहे हो, इंटरनल फेलियर कॉस्ट है। दिस इज इंटरनल फेलियर कॉस्ट। आपने स्ट्रक्चर को हैंड ओवर कर दिया, स्ट्रक्चर को हैंड ओवर कर दिया, हैंड ओवर करने के 1 महीने बाद वहां से वापस जो आपका मोटर था फॉल करने लग गया। बुलाएगा भैया आजा, अभी तो 1 महीना ही हुआ है। बुलाएगा आजा भैया, तूने तो 1 साल की गारंटी दी थी मुझे, कुछ नहीं होगा, आज के रिपेयर करके जा। ये जो कॉस्ट है ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। ये जो कॉस्ट है ये क्या है? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। क्लियर है? तो एक एग्जांपल बना के दे दिया आपकी फील्ड से। तो ऐसे आप बाकी एग्जांपल भी डेवलप कर सकते हो। ठीक है? नहीं, ऑफ एग्जांपल हमने अपनी सिविल से रिलेट कर दिया इसको। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या? इंटरनल फेलियर कॉस्ट के रीवर्क एंड रिपेयर कॉस्ट टू करेक्ट द डिफेक्ट्स, स्क्रैपिंग ऑफ द डिफेक्टिव प्रोडक्ट।
जो स्क्रैप डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको आपने स्क्रैप कर दिया। कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड स्टोरिंग डिफेक्टिव आइटम, जो डिफेक्टिव आइटम है उसको भैया स्टोर करके रख रहे हो। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ऑफ डिफेक्टिव आइटम, जो आपका डिफेक्टिव आइटम उसको फेंकना है भैया, उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। प्रोडक्शन डिले एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, जो आपके प्रोडक्शन में डिले हुआ, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी हुई। इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डिफेक्ट, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन करी, जो भी एनालिसिस करी डिफेक्ट की, ये सारा पार्ट है किसका? इंटरनल फेलियर कॉस्ट का। तो की ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट का? सो इंटरनल फेलियर कॉस्ट आर इंकर्ड बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। डिस्कवर करने में जो कॉस्ट लगी वो पीछे है, हमारी अप्रेजल कॉस्ट। एंड व्हाइल द प्रोडक्ट्स आर नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर, these costs can still be significant, ये कॉस्ट अभी भी सिग्निफिकेंट हो सकती है अगर आपके डिफेक्ट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो रिड्यूसिंग द इंटरनल फेलियर कॉस्ट इज द की गोल ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। तो ये जो इंटरनल फेलियर कॉस्ट है ये क्या होनी चाहिए? कम से कम होनी चाहिए, ताकि आप रीवर्क को अवॉइड कर पाओ, सो दैट यू कैन अवॉइड द रीवर्क। क्लियर है? नोट करो फटाफट, चले आगे फिर। डन? नोटेड? बढ़िया बात है। नेक्स्ट ऑफ द कॉस्ट इज व्हाट? नेक्स्ट ऑफ द कॉस्ट इज एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। अगली जो कॉस्ट है ये तो पीछे एग्जांपल में कंप्लीट हो गई थी। सो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिफेक्ट्स फाउंड आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। जब मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया उसके बाद जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ उसको ठीक करने की जो कॉस्ट है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। क्या करोगे भैया? प्रोडक्ट को वापस मंगाओगे। होता है मान लो आपके घर पे डिलीवरी प्रोडक्ट की टूटा हुआ है, बस अब क्या करोगे? आप कंप्लेंट रेज करोगे, उसको दोबारा वापस मंगाओगे तो दोबारा भी उसको ही लगेगी, रिटर्न कॉस्ट भी उसकी लगेगी, वो दोबारा आपको सही पीस बेचेगा, या आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर दोगे, जो भी XYZ है। तो प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास पहुंच गया उसके बाद जो डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुआ उसको रेक्टिफाई करने की कॉस्ट है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। सबसे खतरनाक यही है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के सामने आपका डिफेक्ट आ गया तो आपकी जो ब्रांड वैल्यू है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आएगा कौन? देखो, दीस कॉस्ट आर टिपिकली द मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे एक्सपेंसिव यही होती है। डैमेजिंग बिकॉज दे अफेक्ट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अभी तक सारी चीजें घर के अंदर चल रही थी, ये अब कस्टमर तक पहुंच गई है, तो इट इंपैक्ट्स द ब्रांड रेपुटेशन एंड मार्केट शेयर। तो एक्सटर्नल फेलियर रिप्रेजेंट्स द डिफेक्ट दैट कुड हैव बीन कॉट। दूसरी चीज, भैया मैंने प्रोसेस में पैसा खर्च किया, प्रोडक्शन के टाइम पे पैसा खर्च किया, उसके बाद डिफेक्ट आइडेंटिफाई होने के बाद उसको रेक्टिफाई भी किया, तब भी जब प्रोडक्ट पहुंचा वो टूटा हुआ पहुंचा। तो ये जो कॉस्ट है ये तो आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये डिफेक्ट तो पहले आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए थे ड्यूरिंग व्हाट? प्रोडक्शन। तो पहले पॉइंट पे तो आने नहीं चाहिए थे, आ गए तो आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए थे, नहीं आइडेंटिफाई हुए उसके बाद पहुंचे, इसका मतलब क्या हुआ? इनकी सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा निकल गया, ये तो डिफेक्ट मिस हो गया आपसे। सो लीडिंग टू द कॉस्ट इनकर्ड व्हेन द कस्टमर एक्सपीरियंसेस द प्रॉब्लम। फिर लोग आगे परचेज भी नहीं करते उस कंपनी का, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है सबसे ज्यादा होता है, इट्स इम्पैक्ट इज हाईएस्ट अमंग्स यू ऑल, और इसका मैग्नीट्यूड भी उनसे ज्यादा होता है। इट्स मैग्नीट्यूड इज आल्सो कंपैरेटिवली मोर। एग्जांपल क्या है? वारंटी क्लेम्स एंड रिपेयर, प्रोडक्ट रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट, लॉस ऑफ कस्टमर लॉयल्टी एंड फ्यूचर सेल्स, ब्रांड इमेज एंड लॉस ऑफ मार्केट रेपुटेशन, लीगल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्ट लायबिलिटी, कस्टमर कंप्लेन एंड एसोसिएटेड हैंडलिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट रिकॉल्स एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फील्ड सर्विस एंड सपोर्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। ये सारे किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अच्छा, की ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर मोस्ट डेट्रीमेंटल टू एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे डायरेक्टली इंपैक्ट द कस्टमर एंड कैन डैमेज द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। तो ये पीछे डिस्कस कर लिया, उसको दोबारा मेंशन कर लिया। तो ये कॉस्ट आइडेंटिफाई होती है कब? जब हमें डिफेक्ट मिला प्रोडक्ट कस्टमर के पहुंचने के बाद। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ब्रॉड कैटेगरी 2 थी, उसको फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। डेट्रीमेंटल मींस डिग्रेडिंग, आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो डिग्रेड कर देगी, तो जो रेपुटेशन है ऑर्गेनाइजेशन की वो डिग्रेड हो जाएगी, इसको डेट्रीमेंटल बोलते हैं। डिक्रीज होना, डेट्रीमेंटल मींस टू डिक्रीज। टावर नोटेड। चलो देखो, नोट करके हमने एक और कॉस्ट मेंशन की हुई है। वी मेंशन द नोट एंड रिटन वन मोर कॉस्ट व्हिच इज नोन एज हिडन क्वालिटी कॉस्ट, नाम में मेंशनड है। सो दीस आर द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड व्हेन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। तो ये हमारी हिडन क्वालिटी कॉस्ट है। ये कॉस्ट तब इनकर होती है जब आप ये पता करते हो कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पुअर क्यों है। सर तो ये हमारी 4 तरह की कॉस्ट कंप्लीट हुई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। 4 कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, उसके बीच में रिलेशनशिप उठाते हैं। देखो, प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन कॉस्ट, प्रोडक्शन से पहले जो भी पैसा आपने खर्च किया कि डिफेक्ट आए नहीं। अप्रेजल कॉस्ट, जो भी पैसा आपने खर्च किया प्रोडक्शन के टाइम पे डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने का। क्लियर है? अगर आप इन दोनों में ज्यादा पैसा खर्च करोगे आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी, पुअर आएगी। तो आगे रिलेशनशिप निकल के, तो भाई रॉकेट साइंस है, इसलिए इसको एप्टीट्यूड बोला भाई, इसलिए इसको एप्टीट्यूड बोला है।
तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा भैया, क्वालिटी अच्छी निकल गई। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। तो प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट आर ऑफन सीन एज इन्वेस्टमेंट। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर इसमें पैसा खर्च करूंगा आगे क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के आएंगे और अल्टीमेटली आपकी सेल्स बढ़ेंगी इससे। सो दीज कॉस्ट आर इंटेंडेड टू रिड्यूस और एलिमिनेट द डिफेक्ट्स एंड फेलियर, पर्टिकुलरली इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर। इस पे पैसा खर्च हुआ तो मेरा इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग इन द प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट विल जनरली रिजल्ट इन लोअर फेलियर कॉस्ट। आपकी फेलियर कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो आगे रिलेशनशिप, अगर ये दोनों कॉस्ट ज्यादा है तो ये दोनों कॉस्ट क्या मिलेंगे आपको, कम मिलेंगी। क्लियर है। नेक्स्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ये कैसी कॉस्ट है, रिएक्टिव। ये कैसी थी, प्रोएक्टिव। आपने पैसा पहले ही खर्च कर दिया क्योंकि आप जानते थे कि मेरे को क्वालिटी अच्छी चाहिए। यहां पैसा कब खर्च हो रहा है, जब डिफेक्ट आ गए। तो ये मेरी रिएक्टिव है। आपने रिएक्ट किया डिफेक्ट आने के बाद, वहां पे डिफेक्ट आने से पहले ही रिएक्ट कर लिया, तो वो प्रोएक्टिव है, ये रिएक्टिव है। अब क्या है भैया ये, सो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आर रिएक्टिव कॉस्ट दैट अराइज ड्यू टू डिफेक्ट्स। द हायर द लेवल ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर द ग्रेटर द टोटल कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी। बिल्कुल सही बात है। जितनी ज्यादा आपकी कॉस्ट आएगी फेलियर की, उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होगी। सो हायर द फेलियर कॉस्ट, हायर द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी। और इनका सिग्निफिकेंस भी ज्यादा है। क्यों, इसमें से एक कॉस्ट तो सीधा मेरी रेपुटेशन को इंपैक्ट डालती है, जो डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगी सेल्स के ऊपर, which will have direct impact over the sales. आगे बढ़ते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक स्लाइड, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्वाड्रेंट या पिरामिड ऑफ क्वालिटी, कुछ भी बोल दो इसे। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्वाड्रेंट या पिरामिड ऑफ क्वालिटी, नाम लिखा हुआ है पिरामिड ऑफ क्वालिटी। अब पिरामिड सबने देख रखा है, मेरे पास टूल भी यहाँ पे पिरामिड बनाने का। ये लो भैया, ये हमने पिरामिड बना दिया। चलो, अब पिरामिड का बेस बड़ा है, जैसे जैसे ऊपर क्राउन पे जा रहे हो साइज क्या होती जा रही है, इसकी रिड्यूस होती जा रही है। सेम ये चीज हम भी एनालाइज करेंगे। तो एक्जैक्टली सेम थिंग विल बी एनालाइजिंग नाउ। कैसे, सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करें हम, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में सबसे ज्यादा पैसा कहां खर्च करें, या प्रिवेंटिव में, फिर अप्रेजल में, फिर फेलियर कॉस्ट के अंदर। तो मेरा पैसा कम से कम लगना चाहिए फेलियर कॉस्ट में, सबसे ज्यादा लगना चाहिए प्रिवेंटिव और अप्रेजल कॉस्ट में। तो वही है, इसी को बोलते हैं पिरामिड ऑफ क्वालिटी। सो अ कॉमन इलस्ट्रेशन ऑफ, इसको बोल सकते हैं अ कॉमन इलस्ट्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज अ पिरामिड वेयर द लार्जेस्ट सेक्शन, कहां है लार्जेस्ट सेक्शन, एट द बॉटम, कंसिस्ट ऑफ प्रिवेंटिव कॉस्ट। तो सबसे नीचे वाली कॉस्ट हमारी कौन सी है, प्रिवेंटिव कॉस्ट, फॉलोड बाय अप्रेजल कॉस्ट, फॉलोड बाय व्हाट, फेलियर कॉस्ट। फेलियर में भी कौन सा, इंटरनल फेलियर पहले, एक्सटर्नल फेलियर बाद में। तो ये हमारा क्या बन गया, पिरामिड ऑफ क्वालिटी बन गया, या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का क्वाड्रेंट बन गया। तो बिल्कुल सही बात है। तो आइडिया क्या है इसका, quadrant का, so what is the idea of this cost of quality quadrant? The idea is focusing on prevention and appraisal can significantly reduce the much higher cost associated with the failure cost. अगर आपने प्रिवेंशन और अप्रेजल में ज्यादा कॉस्ट इनकर कर ली, आपकी बाकी कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये पिरामिड हमें ये जानकारी देता है, दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय दिस पिरामिड। फेलियर कॉस्ट पहले कौन सा, इंटरनल, फिर बाद में एक्सटर्नल। तो बताया भैया सबसे कम मैं क्या रखना चाहूंगा, एक्सटर्नल रखना चाहूंगा ना। तो सारी जो माथा मार रहे थे इसीलिए मार रहे थे भैया, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आई नहीं, सीधा मेरी सेल के ऊपर इंपैक्ट है उसका। जो भी होना है प्रोडक्ट डिलीवर होने से पहले पहले डिफेक्ट में ढूंढो, आइडेंटिफाई करो, रेक्टिफाई करो भैया, कस्टमर के पास सही चीज जानी चाहिए। नोट करो फटाफट, चले आगे। ये सारी क्लास के टाइम ही बड़ी आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। तो ये हमारा पिरामिड हुआ क्वालिटी का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है हाउ टू यूज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। आपकी जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है, प्रोडक्ट भी तो एक्सपेंसिव साइड चला जाएगा, प्रोडक्ट भी तो एक्सपेंसिव साइड चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो उसको बैलेंस करेंगे ना अभी आगे देखो। तो आपने बोला कि भैया पैसा खर्च हो रहा है क्वालिटी इंश्योर करने में, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, तो उसको भी बैलेंस करेंगे। अगर रुको 2 मिनट बस आ जाते हैं उसके ऊपर भी।
हाई फेलियर कॉस्ट आल्सो इंडिकेट्स नीड ऑफ मोर इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, ये बात भी डिस्कस करी हमने कि अगर अप्रेजल कॉस्ट प्रिवेंटिव कॉस्ट में आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी तो फेलियर कॉस्ट कम हो जाएगी, और अगर फेलियर कॉस्ट ज्यादा है इसका मतलब आप पीछे पैसा खर्च नहीं कर रहे, तभी आपका प्रोडक्ट इफेक्टिव निकल के आ रहा है। तो हाउ टू यूज द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी फॉर डिसीजन मेकिंग, डिसीजन कैसे बनाओगे आप? क्वांटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द कॉस्ट। आप कॉस्ट को क्वांटिफाई कर दोगे, एनालाइज कर दोगे, देखोगे कौन सी कॉस्ट ज्यादा है, जो कॉस्ट ज्यादा है उसके हिसाब से डिसीजन लोगे आप। भाई कॉस्ट की वैल्यू आपके पास आ गई ना, जैसे कॉस्ट की वैल्यू आपके पास आ गई उसके बिहाफ पे आप डिसाइड करोगे। जैसे एग्जांपल लिया है, इफ इंटरनल फेलियर कॉस्ट इज हाई, आपकी इंटरनल फेलियर कॉस्ट ज्यादा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? डिफेक्ट आ चुका है आपका, डिफेक्ट आ चुका है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट ज्यादा है तो डिफेक्ट आ चुका है, उसके बाद आती है कॉस्ट। ये क्या बता रहा है भैया? आपका प्रोसेस पूरा है पीछे, तो प्रोसेस को कंट्रोल करना है आपको। प्रोसेस को कंट्रोल करना है मतलब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, मशीन की मेंटेनेंस करानी पड़ जाएगी आपको। तो आ गया भैया। तो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट निकालता हूँ हर एक कंपोनेंट की, मैं क्या कर सकता हूँ उसकी क्वांटिफिकेशन करने के बाद डिसीजन मेकिंग में यूज कर सकता हूँ उसे। तो ये पहला पॉइंट आया। दूसरा, इट इंप्रूव्स द प्रॉफिटेबिलिटी। फिर से ये बात भी डिस्कस करी, अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस ज्यादा हुई, मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने प्रोडक्शन के अंदर। अगर मेरी कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस मतलब प्रिवेंटिव अप्रेजल कॉस्ट ज्यादा हुई, मेरे को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, मैं प्रॉफिट विल बी मोर। क्यों प्रॉफिट ज्यादा होगा? आपको वारंटी नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट को रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट नहीं देना पड़ेगा, ब्रांड वैल्यू बनेगी, ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हो आप जब आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। पर इसके अपोजिट, अगर आपकी फेलियर कॉस्ट ज्यादा है, आपकी सारी सेल चली जाएगी, आपकी ब्रांड की रेपुटेशन चली जाएगी। तो इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है वो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है। कैसे? बाय इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी, ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करेगी, लॉन्गर ड्यूरेशन में प्रॉफिट मोर। खत्म सब कुछ, चलो ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे बताया अभी इसमें। अगर अगर हमारे प्रोडक्ट इफेक्टिव निकल के आ रहे हैं, इसका मतलब मेरे को पीछे वाले प्रोसेस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी। तो आप क्या करोगे? क्वालिटी कंट्रोल के जो टूल्स है उसमें इन्वेस्टमेंट करने लग जाओगे, यू विल इन्वेस्ट इन दैट। सिक्स सिग्मा के अंदर इन्वेस्ट करने लग जाओगे, आप अभी करेंगे सिक्स सिग्मा, आएगा अगले चैप्टर के अंदर हमारा। तो कहने का मतलब है एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग में आप इन्वेस्ट करने लग जाओगे। तो शुरू में आप क्या बोलते थे, भैया काहे ट्रेनिंग कराए, फालतू की चीजें ये तो। फिर अलग से आप इसमें ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि यही यही वो लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का डाटा हो। आप अपनी मशीनरी चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज योर मशीनरी सो दैट जो डिफेक्ट्स निकल के आ रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर वो क्या हो, कम हो। सो बाय फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वी कैन मेक द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एग्जांपल लिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का, तब समझाने के लिए एग्जांपल मैंने इतने हजार एग्जांपल ले लिए, फॉर्मली एक एग्जांपल यहां पे मेंशन किया हुआ है। सो इमेजिन अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन मैन्युफैक्चर कर रही है। कंपनी जो कॉस्ट लगी अलग अलग जगहों पे वो आपको बता दी। प्रिवेंटिव कॉस्ट 1 लाख रुपए, इसके अंदर ट्रेनिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट के अंदर। अप्रेजल कॉस्ट 50,000 रुपए, इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के अंदर। इंटरनल फेलियर कॉस्ट 2 लाख रुपए, रीवर्क और स्क्रैप। एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट 5 लाख रुपए, वारंटी क्लेम में आया, रिटर्न आया, जो भी रेपुटेशनल डैमेज हुई आपकी, 5 लाख रुपए लग गए। टोटल क्या हुआ? टोटल सबको जोड़ दिया 8,50,000 रुपए लगे। अब देखो, जब मेरे पास टोटल कॉस्ट आई और जब मैंने इन कंपोनेंट को देखा, क्या समझ में आ रहा है? क्या डिसीजन लोगे इसकी मदद से आप? गलतियों से सीख रहे हैं मतलब रिएक्टिव। क्या डिसीजन लेंगे? फेलियर कॉस्ट ज्यादा है भाई, फेलियर कॉस्ट ज्यादा है, मेरी जो कन्फॉर्मेंस कॉस्ट है वो कम है। इससे हम ये सीख रहे हैं, ये डिसीजन लेंगे कि भैया अब मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे, मेरे को प्रिवेंशन कॉस्ट अप्रेजल कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये दोनों कॉस्ट कम हो, सो दैट दीस टू कॉस्ट रिड्यूसेस। सो वी कैन से, अभी आगे लिखा भी होगा देखो, बाय फोकसिंग मोर ऑन प्रिवेंशन एंड रिड्यूसिंग बोथ इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट द कंपनी कैन सिग्निफिकेंटली लोअर द टोटल कॉस्ट। तो अगर मैं क्या करूं, प्रिवेंशन कॉस्ट बढ़ाऊं, अप्रेजल कॉस्ट बढ़ाऊं, तो हमारी जो फेलियर कॉस्ट है वो कम हो जाएगी और ओवरऑल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज मैं डिसाइड कर पा रहा हूं जब मेरे पास कॉस्ट का ही डाटा है, व्हेन आई हैव दिस कॉस्ट डाटा विद मी। अभी जो हमारा पिरामिड है वो तो वैसे ही रह जाएगा। अभी अगर आप ये पिरामिड देखोगे, कैसी है पिरामिड, ये ऐसी बनी हुई है आपकी पिरामिड। अभी ये सिचुएशन है अभी आपकी, प्रिवेंटिव कॉस्ट ज्यादा है, फिर अप्रेजल कॉस्ट है, फिर आपकी इंटरनल फेलियर और फिर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, देन यू हैव द एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। पहले गलती पकड़ ली, बिल्कुल बाद में रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, अभी एग्जांपल के फॉर्म में बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाई मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। सब सारे पॉइंट्स खुद बता दोगे। इट विल गिव यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्वालिटी बढ़िया एग्जांपल है, देखो आपका आईफोन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, क्वालिटी के लिए जाना जाता है, लो क्वालिटी की वजह से ले लेते हैं इसे, ज्यादा प्रीमियम चार्ज करता है, पता है प्रीमियम चार्ज कर रहा है तभी देते हो क्योंकि पता है क्वालिटी आएगी आपको। देन प्रॉफिटेबिलिटी, हाईली प्रॉफिटेबल। देन कस्टमर लॉयल्टी, ये बता दिया ऋषभ ने, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, कस्टमर लॉयल रहेगा, रिपीट कस्टमर बनेंगे, 70% लोग वापस वही आईफोन ले लेते हैं, सेम आता है, सेम दिखता है, सब कुछ सेम होता है, 2-3 साल बाद दोबारा वही ले लेते हैं, कस्टमर लॉयल रहता है क्योंकि क्वालिटी के प्रोडक्ट है आपके। तो उन्होंने शुरू में इन्वेस्टमेंट कर रखी है क्वालिटी के अंदर। दूसरी कंपनी का फोन लेते हैं, 1 साल में रोने लग जाता है, 2 साल में रोने लग जाता है। आजकल तो लोग शो ऑफ के लिए। नेक्स्ट, ये हमारे हो गए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एडवांटेज बता दी। अगला पॉइंट हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, देखो ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकालनी है मुझे। पीछे आप बोल रहे थे ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा किसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, वो यहाँ से निकल के आएगी। ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ये जो सिविल वाले बच्चे हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रखी है वो रिलेट कर पाएंगे इससे, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट से। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी निकालनी है। टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में ब्रॉडली कितनी कॉस्ट थी? ब्रॉडली 2 कॉस्ट थी, एक थी हमारी फेलियर कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस। तो कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस या कॉस्ट ऑफ फेलियर, कौन कौन सी फेलियर, इंटरनल एक्सटर्नल।
नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस। कौन कौन सी कॉस्ट है लिखा हुआ वैसे तो, प्रिवेंटिव कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, ठीक है। चलो, तो जैसे जैसे आपके लेवल ऑफ क्वालिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ क्वालिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट आपको क्वालिटी का मिल रहा है, यानी क्या बढ़ाते जा रहे हो पीछे आप, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस बढ़ाते जा रहे हो। चेक करो, लेवल ऑफ क्वालिटी बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस बढ़ रही है। और अगर क्वालिटी बढ़ती जा रही है, आपकी फेलियर कॉस्ट क्या होती जाएगी, अगर क्वालिटी बढ़ती जा रही है आपकी फेलियर कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो फेलियर कॉस्ट कम होती जा रही है, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा मुझे क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिलेगी। व्हेन आई ऐड बोथ दीस कॉस्ट, कन्फॉर्मेंस एंड नॉन कन्फॉर्मेंस, आई विल गेट व्हाट, टोटल क्वालिटी कॉस्ट। क्लियर है। तो जो टोटल क्वालिटी कॉस्ट है, इसके इनिशियल पोर्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, इसका जो इनिशियल पोर्शन है उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, फेलियर कॉस्ट का है। देखो किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, फेलियर कॉस्ट की मैग्नीट्यूड ज्यादा है। और इसके फाइनल पोर्शन में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का ज्यादा है। इसके फाइनल पोर्शन में किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस का ज्यादा है। जो इसका मिडल पोर्शन है उसमें दोनों कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। देखो एक ऐसा पॉइंट आया है जिसमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिनिमम हो गई है, जहां पे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिनिमम हो गई, और मुझे ये पता करना है, आई हैव टू फाइंड दिस लेवल ऑफ क्वालिटी एट विच द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज लेस। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी क्वालिटी पुअर है तब भी आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या रहेगी, अगर मेरी क्वालिटी पुअर है, पहले जोन में हूं मैं, तब भी मेरी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। किस वजह से, फेलियर कॉस्ट ज्यादा रहेगी आपकी। अगर आप क्वालिटी बहुत अच्छी करते जा रहे हो, नहीं लग गया पीछे भैया मैं तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाऊंगा, पैसा खर्च करते जा रहे हो प्रिवेंटिव अप्रेजल कॉस्ट में, तीसरे जोन में आ गया, तब भी आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ जाएगी। देन आल्सो योर कॉस्ट ऑफ क्वालिटी विल इंक्रीज, तो आपके प्रॉफिट चले जाएंगे सारे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को क्वालिटी बढ़ाती चली जानी है, मेरे को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी लेके आनी है, ये है पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी, जहां पे मेरी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए बिजनेस थोड़ी कर रहे थे भाई। तो फिर से एक चीज बोलता, मतलब मैंने 1 घंटा एक ही बात बोली, इसका मतलब वही करूंगा। बिजनेस क्यों कर रहा था भाई, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कर रहा था। तो उसका एम ये नहीं था कि मेरे को क्वालिटी प्रोडक्ट बढ़ाते जाने, बस वो क्वालिटी भी इसलिए इंप्रूव कर रहा है ताकि उसके प्रॉफिट बढ़ते जाए। प्रॉफिट कब बढ़ेंगे, जब उसका खर्चा मिनिमम हो। इस पॉइंट पे आके उसका खर्चा क्या मिनिमम है, इस पॉइंट पे आके उसका खर्चा, ये जो कॉस्ट है ये मिनिमम हो गई है, यानी उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, तो इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा वो आपको। तो हर एक मैन्युफैक्चरर का एम ये होता है, ये पता करना है मुझे कि हाँ भैया जो मेरा कस्टमर है वो भी राजी हो जाए और कंपनी को प्रॉफिट भी हो रहा हो। तो वही निकल गया ये भैया। तो ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मॉडल शोज 3 कर्व्स, 3 कर्व है। एक हमारी फेलियर कॉस्ट है, बता दी, एक हमारी प्रिवेंशन है, अप्रेजल कॉस्ट है, बता दी, और एक टोटल क्वालिटी कॉस्ट। तो ये हमारी टोटल क्वालिटी कॉस्ट निकल के आ गई। तो इसका मतलब मैंने पूरी कर्व को कितने जोन में डिवाइड कर दिया, 3 जोन में डिवाइड कर दिया। तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप कौन से जोन में रहना पसंद करोगे, हम हमेशा दूसरे जोन में रहना पसंद करेंगे। पहले जोन में भी भैया कॉस्ट ज्यादा है, दूसरे जोन में भी कॉस्ट ज्यादा है। सबसे खतरनाक कौन सा जोन है, तो पहले और तीसरे दोनों जोन में कॉस्ट ज्यादा ही है क्वालिटी की, पर इनमें से खतरनाक कौन सा है, पहला या तीसरा, पहला। क्यों, कॉस्ट भी ज्यादा है और क्वालिटी भी पूरी मिल रही है आपको। भाई पैसा भी खर्च कर रही है कंपनी, और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी बेकार निकल के आ रहा है, तो लेवल ऑफ क्वालिटी क्या निकल रही है, बहुत ही पूरी मिल रही है, तो कस्टमर भी परेशान है आपसे। तीसरे में कम से कम कस्टमर तो खुश है, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है उसका। क्लियर है चीज। तो अब आपको ये ग्राफिकली समझा दिया, इट कैन बी रेफर्ड ग्राफिकली आल्सो। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 जोन में डिवाइड कर दिया, चलो ठीक है, तीनों जोन को बता दिया। अच्छा इनके नाम भी देख लो, जोन ऑफ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। जोन 1 का नाम क्या है, जोन 1 का नाम है जोन ऑफ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, जोन ऑफ इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स, ये जोन 1 का नाम है। नेक्स्ट जोन है जोन ऑफ हाई अप्रेजल कॉस्ट। कौन सी है जोन ऑफ हाई अप्रेजल कॉस्ट, जोन 3, जोन ऑफ हाई अप्रेजल कॉस्ट, ये हमारी जोन ऑफ हाई अप्रेजल कॉस्ट है। और नेक्स्ट है हमारे पास जोन ऑफ इनडिफरेंस, मतलब किसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे आप, कि आपकी फेलियर कॉस्ट ज्यादा है, आपकी कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस ज्यादा है। ये हमारी जोन 2 है, इसका नाम रखा जोन ऑफ इनडिफरेंस। तो एज अ कंपनी हम चाहेंगे हम जोन 2 में बैठे रहे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिनिमम आएगी, लेवल ऑफ क्वालिटी अच्छी निकल के आएगी, लेवल ऑफ क्वालिटी विल बी कंपैरेटिवली बेटर। चलो आगे बढ़ते हैं, सो वी कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज वैल्यू ऑफ क्वालिटी। अभी हम किसकी बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की। अब हम बात करेंगे किसकी, वैल्यू ऑफ क्वालिटी की। ये क्वालिटी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वालिटी। अगर मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है, अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है, अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है, कंपनी को नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, हो रहा है। अब देखो ये भी 2 मिनट में समझ में आ जाएगी सारी बात, खुद ही नुकसान हो रहा है, चलो ठीक है। कंपनी को नुकसान है, कस्टमर राजी है नहीं है। तो अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है तो कंपनी को तो नुकसान हुआ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ज्यादा, तो कस्टमर भी परेशान है, नाराज है, चलो ठीक है। अगर मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, कंपनी को फायदा है नुकसान है, नुकसान है, कंपनी को अभी भी क्या है, नुकसान है, चलो ठीक है। कस्टमर राजी है या नहीं है, पर कंपनी को अभी भी कैसे नुकसान है। कस्टमर राजी है पर कंपनी को अभी भी कैसे नुकसान है।
क्लियर चीज। तो कंपनी ये भी चीज करना नहीं चाहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके क्वालिटी की जो वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि भैया कंपनी को कितना फायदा हो रहा है और कस्टमर को कितना फायदा हो रहा है, कंपनी को कितना फायदा हो रहा है और कस्टमर को कितना फायदा हो रहा है। करेंगे फिर से कर की मदद से। आप भी थर्ड जोन में मिलेगा, ईएससी में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि भैया इस सब करने के लिए मेहनत लगानी पड़ती है, मेहनती नहीं होते लोग। लो देखो, आ जाओ अब इस बात को समझते हैं। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ क्वालिटी है, फिर बाद में जो भी लिखा हुआ है सब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यू विल रेफर ऑल दीस पॉइंट्स ऑन योर ओन। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस पे क्या है मेरे पास, चलो आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। सो बात कर रहे थे किसकी, वाई एक्सिस पे हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, और एक्स एक्सिस पे हमारी क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारा, क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ योर डिजाइन, जो भी है हमारी। तो लेवल ऑफ क्वालिटी बोल सकते हो आप। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बकैती बाद में काटना है, इसको समझो बाद में बकैती काट में रहना। पहली चीज, लेट सपोज अभी जो मेरी क्वालिटी है, अभी जो मेरी क्वालिटी है वो रेड से बनाता हूँ, वो करस्पॉन्ड कर रही है पॉइंट वन को। अभी जो क्वालिटी है वो करस्पॉन्ड कर रही है पॉइंट वन को। मेरे को क्वालिटी बढ़ा के लेके आनी है पॉइंट टू पे। तो हमारा ये जो कर्व है किसका है, ये क्वालिटी का है। तो लेवल ऑफ क्वालिटी, अगर मुझे क्वालिटी वन से लेके टू तक आनी है, मैंने कितनी क्वालिटी बढ़ाई, हाउ मच ऑफ क्वालिटी इज इंक्रीज्ड। अगर मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू पे आया, मेरी क्वालिटी कितनी बढ़ी, ए क्वालिटी बढ़ी, चलो ठीक है ए क्वालिटी बढ़ी। अब बात करते हैं जब आपकी ये क्वालिटी बढ़ी, व्हेन योर क्वालिटी इज इंक्रीज्ड, व्हाट अबाउट द कॉस्टिंग, कॉस्टिंग में कितना फर्क निकल के आ रहा है। चलो ये करस्पॉन्ड कर रहा है पॉइंट वन को, ये करस्पॉन्ड कर रहा है पॉइंट टू को। तो जब मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू पे आया, जब मैं पॉइंट वन से पॉइंट टू पे आया, कॉस्टिंग में कितना फर्क पड़ा, बी। क्लियर, बी की वैल्यू ए से ज्यादा है, बी की वैल्यू ए से ज्यादा है, देखिए डायग्राम में बी इज मोर देन ए। इसका मतलब क्या हुआ, क्वालिटी कम बढ़ी किसके करस्पॉन्डिंग, क्वालिटी कम बढ़ी किसके करस्पॉन्डिंग, कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग। पैसा ज्यादा खर्च हो गया पर लेवल ऑफ क्वालिटी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चलो ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को टू से लेके थ्री पे आना है, तो लेवल ऑफ क्वालिटी में कितना इंक्रीमेंट हुआ, सी। कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, डी। इस बार सी डी से ज्यादा है, इस बार सी क्या है, डी से ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, आई प्रेफर दिस, कि मेरी लेवल ऑफ क्वालिटी में ज्यादा फर्क पड़ रहा है, यानी ज्यादा इंक्रीमेंट आया, मैंने पैसा खर्च किया डी, पर इसके करस्पॉन्डिंग जो इंक्रीमेंट आया क्वालिटी में वो ज्यादा निकल गया है। अब सही है, तो हम डिसीजन ले सकते हैं, वी कैन टेक द डिसीजन। तो पीछे हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की, अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ क्वालिटी की, कि जब मैं पैसा खर्च कर रहा हूं मेरी क्वालिटी में इंक्रीमेंट कितना निकल के आ रहा है, हाउ मच ऑफ द इंक्रीमेंट इन द क्वालिटी इज कमिंग आउट। तो बस यही होती है हमारी वैल्यू ऑफ क्वालिटी, और कुछ भी नहीं। अब आगे सेम वही बातें मेंशन कर लेते हैं। बॉटम लाइन मैंने आपको बता दी इसकी पूरी, बॉटम लाइन वी हैव डिस्कस्ड। क्वालिटी बाय कॉस्ट रेशियो शुड बी मोर देन 1। हां, क्वालिटी बाय कॉस्ट रेशियो आप ऐसे बोल सकते हैं, 1 से ज्यादा, कॉस्ट बाय क्वालिटी रेशियो शुड बी लेस देन 1। ये आपने एक पैरामीटर बना लिया, बहुत अच्छी बात है। चलो देखो, सब सुपीरियर क्वालिटी दी कंपनी कैन अर्न हायर शेयर ऑफ मार्केट, बिल्कुल सही बात है। फर्म प्राइसेस, आप प्राइस फिक्स रख सकते हो, डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है आपको। अ हायर परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल रेट्स, आपको बिड जो होगी वो सक्सेसफुल होगी। एंड स्टिल अदर बेनिफिट्स टू दी इनकम, और भी आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। इट इज द इफेक्ट ऑन द इनकम व्हिच मेक्स द क्वालिटी टू हैव हाई वैल्यू। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी क्वालिटी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो आप वैल्यू ऑफ क्वालिटी को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो किसके साथ, आपको कितना रिटर्न मिला उसका। सो वी कैन से वैल्यू ऑफ द क्वालिटी कैन बी डिफाइंड एज द रिटर्न डायरेक्टली, डायरेक्टली रिटर्न के फॉर्म में, प्रॉफिट के फॉर्म में, और इनडायरेक्टली व्हिच इज गेन्ड बाय द मैन्युफैक्चरर ड्यू टू द मिशन ऑफ द क्वालिटी। तो एक आपको डायरेक्ट गेन हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, एक इनडायरेक्ट गेन हो रहा है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही है आपकी। तो ये आपकी वैल्यू है क्वालिटी की। तो आप इसको मोनेटाइज भी कर सकते हो, मोनेटाइज मतलब प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। और अगर आप मोनेटाइज टर्म में नहीं देखोगे, आपकी ब्रांड वैल्यू क्या होगी, अच्छी होगी। योर ब्रांड वैल्यू विल बी कंपैरेटिवली बेटर, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है आपकी, बिकॉज़ योर क्वालिटी इज कंपैरेटिवली बेटर। क्लियर चीज। तो आपकी जो वैल्यू ऑफ क्वालिटी है वो कैसे पता करोगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उठा लेते हैं, पीछे सारे फैक्टर बता ही दिए थे, दोबारा मेंशन कर देते हैं। तो जो वैल्यू ऑफ क्वालिटी है तो वैल्यू ऑफ क्वालिटी कैन बी असेस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। देखो, सेविंग्स ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन, क्या सेविंग करी, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, क्यों प्रोडक्शन बढ़ रही है, डिले रुक रहे हैं, तो ये वैल्यू है। क्योंकि आपका पीछे वाला काम क्वालिटी का है, आपके प्रोडक्ट में डिले नहीं आ रहा, क्योंकि आइडेंटिफाई करने में, इंस्पेक्शन करने में डिले हो रही थी, प्रोडक्शन कम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, आप गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो आप, तो डायरेक्ट इंपैक्ट है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। रिडक्शन इन दी स्क्रैप एंड रिवर्क कॉस्ट, अब स्क्रैप नहीं आ रहा, रिवर्क कॉस्ट नहीं हो रही आपकी। इंक्रीज सेल्स ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि गुड क्वालिटी है, सेल आपकी बढ़ रही है। रेपुटेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड गुडविल टू द कस्टमर, आपकी रेपुटेशन और गुडविल बढ़ रही है। अब ये मॉनेटरी एस्पेक्ट नहीं है, और आपकी रेपुटेशन और ब्रांड वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू में इंक्लूड होगा क्वालिटी की। देन साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इन द एंटरप्राइज ड्यू टू इंक्रीज सेल्स, आपकी जो एंटरप्राइज है उसमें क्या रहेगी, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी रहेगी। तो आप कैसे असेस करते हो वैल्यू ऑफ क्वालिटी, वैल्यू ऑफ क्वालिटी असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीस फैक्टर्स। बैलेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ क्वालिटी मैंने आपको कर से बता दिया था, दिस आई डिस्कस फ्रॉम द कर। तो हमारा जो पूरा चैप्टर चल रहा था किसके ऊपर चल रहा था,
कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, जोलास वर्कर, ये कर्व बता दिया भाई आपको सारे, ऑल दीस कर्व्स वी हैव डिस्कस। आ जाओ सवाल करते हैं। 45% कहाँ से आ रहा है भाई? ये भाई प्रिवेंटिव कॉस्ट की बात कर रहा है, बताया था ना, इंस्पेक्शन कर रहे हो जाके पीछे से, एग्जांपल भी दिया था, पैसा खर्च किया, ऑडिट कराया आपने, रॉ मटेरियल का कंक्रीटिंग का एग्जांपल लिया कि जहां से कंक्रीट मंगाया है उसकी ऑडिटिंग कर रहे हो जाके, तो सप्लायर की वैल्यूएशन करी आपने और सिलेक्शन प्रोसेसेस पे पैसा खर्च किया, ये है मेरी प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन कर रहे हो, ये क्या है? ये कम्स अंडर अप्रेजल, बिल्कुल सही बात है प्रवीण। What would be the most likely consequence of reducing the prevention cost in an organization quality program? अगर आप prevention cost घटाते हो तो क्या होगा? Increased external failure cost, decreased internal failure cost, low appraisal cost, fewer products inspection। गोल क्रिएट करते हैं इसका। प्रिवेंशन कॉस्ट अगर कम करोगे तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, योर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट विल इंक्रीज, इफेक्टिव प्रोडक्ट निकलेंगे, कस्टमर के पास इफेक्टिव प्रोडक्ट जाएंगे। Which of the following would be considered as external failure cost in a company's manufacturing automobile? एक कंपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कर रही है, इसमें हमारी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज ऑन क्वालिटी कंट्रोल मेथड, वारंटी कॉस्ट फॉर रिपेयरिंग फॉल्टी इंजन, इंस्पेक्शन ऑफ कार पार्ट्स ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, रिपेयरिंग डिफेक्ट्स आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द फाइनल इंस्पेक्शन बिफोर शिपमेंट। फुल क्रिएट किया। बहुत बार आपने सुना होगा गाड़ियां रिकॉल होती हैं, ऑलमोस्ट हर साल 3-4 कंपनियां तो अपनी गाड़ियां रिकॉल करती है। रिकॉल का मतलब होता है सब सारे कस्टमर को मैसेज आता है कि अगर आपने इस महीने में जनवरी 2025 में गाड़ी खरीदी है, वो सारी गाड़ियां लेके आओ सर्विस सेंटर में, हम फ्री में काम करके देंगे। सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, सस्पेंशन में दिक्कत है, खुद करके देंगे। आता है, न्यूज बनती है हमेशा कि फोर्ड ने 1 लाख गाड़ियों को रिकॉल किया, कॉस्टिंग है भैया। उनको आइडेंटिफाई हो गया पहले ही, मतलब कस्टमर को नहीं पता चला है, उनको पता चल गया कि कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट गया है उसमें ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी, वो अपने आप गाड़ियां बुलवा लेती है, वो रिकॉल कर रही थी सारी गाड़ियां। अब ऐसा करके वो क्या कर रही है, अपनी ब्रांड इमेज बचा रही है कि कस्टमर हमारे पास आए और बोले कि ये दिक्कत आई है, इससे पहले वो मैसेज आता है उनके पास कि भैया गाड़ी ले आओ, हम आपकी ये चीज पहले ठीक करके दे देंगे। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अप्रेजल कॉस्ट? अच्छा, अप्रेजल कॉस्ट की बात कर रहा है। सो अप्रेजल कॉस्ट की बात कर रहा है, कस्टमर को लगता है कितना ध्यान रख रही है कंपनी, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल, कस्टमर को ये लगता है कितना ध्यान रख रही है कंपनी, पर कस्टमर का नहीं, खुद का। कस्टमर सोच रहा तो सही है, पर वो शॉर्ट टर्म सोच रहा है, कंपनी लॉन्ग टर्म में खुद का ही सोच रही है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द अप्रेजल कॉस्ट? दे आर इनकर्ड टू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग। ठीक है। They are the costs associated with discovering the defects during production. They include the cost of reworking defective products. They represent the cost of warranty. पोल क्रिएट किया। इंडिया में करते हैं कंपनीज ऐसा, या सिर्फ अब्रॉड? पूरे वर्ल्ड में होता है, इंडिया में क्या, हर जगह होता है भाई। 83% सही बात है, प्रोडक्शन के टाइम पे आपने डिफेक्ट को आइडेंटिफाई किया। Which of the following action is most likely to reduce both internal failure cost and external failure cost? कौन सी चीज आपके इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट को रोकेगी? Reducing employee training programs on quality, investing in more robust quality control system and preventive maintenance, increasing the sample size of product inspection, cutting back on supplier audit inspection। पूल क्रिएट किया, बढ़िया। 91% सही बात है। क्वालिटी कंट्रोल पे खर्चा करो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे खर्चा करो, आपकी फेलियर कॉस्ट कम हो जाएगी। ये पिरामिड वाला आ गया कंसेप्ट, पिरामिड ऑफ क्वालिटी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, व्हाट इज मेंट बाय टर्म हिडन कॉस्ट? आया था हिडन कॉस्ट, नोट करके बताया था कि हिडन कॉस्ट क्या होती है। Costs that are not accounted for in traditional financing reporting system. Costs incurred from the defects that occur after the product. Costs associated with training and preventing. Costs of the appraisal activities such as inspection. पोल क्रिएट करते हैं इसका। So hidden cost बताने के बाद भी, तो cost incurred from defects that occur during the product has been shipped, भैया तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। हे भगवान, शिप होने के बाद डिफेक्ट निकल के आया, इसको बना दिया हिडन कॉस्ट। How does the cost of quality help in making decisions about resource allocation? अच्छा, cost of quality यहीं से पता चलेगा कौन सी कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए। तो it identifies the area where quality improvement efforts can be most effectively focused। बिल्कुल सही बात है। Then it measures the direct return on investment from quality improvement programs. It helps determining how many products need to be tested to ensure quality. It estimates the cost of failure। स्पूल किया क्रिएट, बिल्कुल सही बात है। ये आइडेंटिफाई करती है उन एरियाज को जहां पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। So which of the following is an example of external failure cost in software development company? ICT है आपका, दो चीजों को मिक्स कर दिया, तो दो चीजों को मिक्स कर दिया। External cost of employee training on software testing technique, bug fixing during development phase, customer complaint and returns for defective software, time spent conducting internal code reviews। So external failure cost 95%, 5% इसमें भी गायब है। क्या करें भाई इनका। चलो देखो क्या पूछा।
So which of the following scenario is most likely to result in highest external failure cost? Highest external failure cost. A manufacturing company produces a batch of products that do not meet the customer expectation, but defects are identified before shipment. ठीक है. A software company releases an up that causes widespread system failure across the customer support. Release and what upgrade है ये मिटा हुआ है. A construction company discovers that building project is behind schedule. A food company experiences waste during production due to quality control issue. ठीक है. ठीक है. 75. Last. Which of the following would most likely increase the cost of quality for an organization? क्या cost of quality बढ़ाएगा organization के लिए? Reducing the number of inspection performed during production. Inspection घटाया. Investing in advanced automation to reduce the manual errors. Decreasing employee training and development program. Focusing on preventing maintenance of machinery. बहुत बढ़िया सवाल. भैया कौन सी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ाएगा? प्रिवेंटिव कॉस्ट में कम इन्वेस्टमेंट करी, फेलियर कॉस्ट बढ़ जाएगी, और फेलियर कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. देखो क्या पूछा है, क्या करने से आपकी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ने के चांसेस हैं? आपने डिक्रीज कर दी एम्प्लॉय ट्रेनिंग, किसका पार्ट है ये? प्रिवेंटिव कॉस्ट का पार्ट है. डेवलपमेंट प्रोग्राम किसका पार्ट है? प्रिवेंटिव कॉस्ट का पार्ट है. ये घटा दिया, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि फेलियर कॉस्ट बढ़ जाएंगे, बिकॉज फेलियर कॉस्ट विल इंक्रीज. चलो भैया आगे कल करते हैं फिर.